Welcome students. In today's video, we are going to continue the explanation of the essay El Dorado by R.L. Stevenson. Happily we all shoot at the moon with ineffectual arrows. Our hopes are set on inaccessible El Dorado. We come to an end of nothing here below. Now, in these lines, author is saying that happily we all shoot our arrows at the moon without producing an intended effect. Ineffectual means that you are not producing an intended effect. यानी कि ऑथर कहना चाह रहे हैं कि बड़ी खुशी से हम लोग क्या करते हैं, मून की तरफ एरोज को शूट कर देते हैं, ठीक है। और वो जो एरोज हम शूट कर रहे हैं वो जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, यानी कि वो अपने एम तक पहुंच नहीं पाते हैं। और एम क्या है? मून तक पहुंचना। ओके, एंड अवर होप्स आर सेट ऑन इनएक्सेसिबल एल डोराडो। और हमारी जो होप्स होती हैं ना, वो किस पे सेट कर देते हैं? हम ऐसे गोल्स पर जिनको हम अटेन ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। He's saying that we all shoot our arrows at the moon without producing an intended effect. That means we try to achieve our goals without sufficient efforts. कि हम अपने लक्ष्य को पाने के अधूरे प्रयास करते हैं, ठीक है। And next he says that our hopes are set on inaccessible goals. Inaccessible यानी जिनको तुम अटेन ही नहीं कर पाओगे, ओके। और अपनी होप्स जो हैं, हम अपनी आशाएं जो हैं किस कौन से गोल पर सेट कर देते हैं जो कि इनएक्सेसिबल है, जिसको हम पा ही नहीं पाएंगे। एंड एज अ रिजल्ट वी गेट नथिंग इन द एंड, ओके। और अंत में क्या होता है? हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं, ठीक है। एल डोराडो अनअटेनेबल के लिए आया है, जिसको तुम कभी भी नहीं पा पाओगे, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है, ओके। वी कम टू एन एंड ऑफ नथिंग हियर बिलो, ओके। Interests are only plugged up to sow themselves again like mustard. He says that our interests are like mustard plants. We sow them, sow यानी बोना, ठीक है। We sow them and when they grow up we collect the seeds and we sow them again, okay. जब कोई मस्टर्ड यानी सरसों, ओके, जब सरसों का पौधा होता है तो उसको हम क्या करते हैं? पहले हम सीड्स लेते हैं और उसको प्लांट कर देते हैं, ठीक है। और जब वो ग्रो अप हो जाता है उसके बाद फिर से हम सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर से प्लांट कर लेते हैं। हमारे जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो भी मस्टर्ड प्लांट की तरह ही होते हैं। इन द सेम वे वी फुलफिल अवर वन क्यूरियोसिटी। यहाँ जो इंटरेस्ट आया है वो क्यूरियोसिटी या होप के लिए आया है, ठीक है। होता क्या है कि हम अपनी कोई एक होप या क्यूरियोसिटी को एक बार में जब फुलफिल कर चुके होते हैं, देन व्हाट वी डू, वी गेट अनदर वन ऑन आवर वे। जैसे ही एक चीज़ पूरी हो जाती है, हमारे सामने दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी कोई होप या फिर क्यूरियोसिटी या फिर हमारा इंटरेस्ट एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा शुरू हो जाता है, यानी कि एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ओके। You would think when the child was born there would be an end to trouble, and yet it is only the beginning of fresh anxieties. And when you have seen it through its teething and its education and at last its marriage, alas. Now next he says that when the child is born, जब बच्चा पैदा होता है, we think that this is the end of our troubles. हमें लगता है कि अब तो जीवन में कोई परेशानी आने वाली ही नहीं है, ओके। बट वी आर मिस्टेकन हियर। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? बिकॉज इन रियलिटी दिस इज ओनली अ बिगिनिंग ऑफ फ्रेश ट्रबल्स एंड एंग्जाइटीज़। क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत होती है आने वाली नई मुसीबतों की और एंग्जाइटीज़ यानी चिंताओं की, ओके। Because with the birth of a child you get a huge amount of responsibilities along with that, okay? जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म के साथ आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसके साथ पाते हो, ठीक है। Responsibilities like teething, education, marriage. He is saying that first we are concerned about his teething, कि पहले तो हमें ये चिंता होती है कि उसके दांत प्रॉपर आए हैं कि नहीं, ओके। देन वी आर कंसर्न अबाउट हिज एजुकेशन, उसके बाद हम उसकी पढ़ाई की चिंता करने लगते हैं। एंड एट लास्ट वी आर कंसर्न अबाउट हिज मैरिज,
और बाद में हमें उसकी शादी की चिंता होने लगती है. ओके, सो इन दिस वे वी गेट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ. हम अपने जीवन के हर एक स्टेप पे तरह तरह की नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाते ही जाते हैं. ये भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. It is only to have new fears and new quivering sensibilities with every day. And the health of your children grows as touching a concern as that of your own. He says that with time we get new responsibilities and new concerns. Okay? न्यू फियर्स यानी कि नए नए डर पैदा होने लगते हैं नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ. न्यू क्विवरिंग होता है शेकिंग. ओके, कांपने वाली. सेंसिबिलिटीज़ यानी कि बहुत सेंसिबल हो जाना किसी चीज़ को लेकर. संवेदनाएं नई नई तरह की. ठीक है. एवरी डे ही सेज दैट विद टाइम वी गेट न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड न्यू कंसर्न्स. नई नई चिंताएं आने लगती हैं. ठीक है. एवरी डे वी गेट न्यू फियर्स एंड न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. लाइक वॉट? हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन बिकम एज इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ योर ओन चिल्ड्रन. कि जो तुम्हारे बच्चों के बच्चे हैं उनके हेल्थ की चिंता भी तुम्हें उतनी ही होने लगती है जितनी कि तुम्हें अपने बच्चों की होती थी. ठीक है. वी स्टार्ट टू गेट सेंसिबल टूवर्ड्स न्यू थिंग्स. नई नई चीज़ों के प्रति हम सेंसिबल होने लगते हैं यानी संवेदनाएं नई नई तरह की हमारे अंदर आने लगती हैं. एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर एवर. और ये प्रोसेस जो है वो हमेशा हमेशा चलता रहता है. Again, when you married your wife, you would think you were got upon a hilltop and might begin to go downward by an easy slope. He gives us one more example. ये कहते हैं कि when you married your wife, जब आपने अपनी वाइफ से शादी की, you thought that you have achieved everything in your life. तो आपको शायद लगा होगा कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया है. But ऐसा नहीं होता है. It was like reaching on a hilltop. आपको शायद ये भी लगा होगा कि ये कैसा था, जैसे कि कोई पहाड़ चढ़ लिया. हिल टॉप यानी माउंटेन का ऊपरी हिस्सा जो है. तो ऐसा भी लगा होगा कि जैसे मानो आप किसी हिल टॉप पर पहुंच गए हैं एंड यू स्टार्ट टू गो डाउनवर्ड्स ऑन अ ईजी स्लोप. आपको लगता है कि पहाड़ तो चढ़ ही लिया है, उसके बाद बस अब एक ईजी स्लोप है. स्लोप यानी ढलान. कि अब तो सिर्फ डाउनवर्ड्स ही जाना है, यानी कि कंसर्न सब क्या कम होते जाएंगे. सिर्फ ऐसा आपको लगता है. ओके. बट ये कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगने लगता है, बट द ट्रूथ इज दैट दिस इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक. लेकिन जितना आपको लगता है ये उतना आसान नहीं है. बिकॉज बट यू हैव ओनली एंडेड कोर्टिंग टू बिगिन मैरिज. बिकॉज द ट्रूथ इज दैट यू हैव ओनली एंडेड सर्च फॉर लव टू बिगिन मैरिज. पहले सिर्फ आपने एक काम खत्म किया है और वो काम क्या था? कोर्टिंग, यानी कि टू सर्च फॉर योर ट्रू लव. ओके. और वो काम जब खत्म हुआ तो दूसरी चीज़ क्या शुरू हो गई है? जर्नी ऑफ योर मैरिज लाइफ. ओके. फॉलिंग इन लव एंड विनिंग लव आर ऑफन डिफिकल्ट टू overbearing and rebellious spirits. He says that falling in love and winning love are very difficult for the persons who are overbearing. That means dominating. यानी कि जो बहुत डोमिनेट करना, किसी पे अपना हक जमाने वाला. समझ रहे हो? एंड रिबेलियस यानी कि जो बहुत ही ज़िद्दी टाइप. रिबेलियस यानी विद्रोही टाइप जो स्पिरिट होती है, जिसको आप इजीली कन्विंस ना कर पाओ. स्पिरिट्स जो होती हैं उनके लिए फॉलिंग इन लव एंड विनिंग लव बहुत मुश्किल होता है. ऐसे लोगों के लिए फॉलिंग इन लव एंड विनिंग लव आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन हु इज़ डोमिनेटिंग बाय नेचर एंड रिबेलियस बाय नेचर, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स. ओके. क्योंकि वो एक हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो ईगोइस्टिक होंगे. ओके. बट टू कीप in love is also a business of some importance, to which both man and wife must bring kindness and goodwill. He says to keep your love life stable is very important. It is really very important to be kind and generous. आप अगर अपनी लव लाइफ को स्टेबल और बैलेंस्ड रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप काइंड हो और जनरस हो, यानी कि दयालु और उदारता वाला आपका बिहेवियर होना चाहिए अगर आप किसी रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम तक चलाना चाहते हो. ओके. ही सेज टू मेंटेन अ रिलेशनशिप काइंडनेस एंड गुडविल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ मैन एंड
वाइफ, यानी कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए काइंडनेस और जो गुडविल है वो दोनों तरफ से रिक्वायर्ड होती है, किससे, मैन से भी और वाइफ से भी। ओके, द ट्रू लव स्टोरी कमेंस एट द ऑल्टर, कमेंस मीन्स बिगिन, ऑल्टर वेदी को कहते हैं, ठीक है। द ट्रू लव स्टोरी बिगिन्स एट द मैरिज ऑल्टर, जो सच्ची लव स्टोरी है वो कब शुरू होती है, आपकी जो मैरिज की वेदी होती है ना, जहाँ पर फेरे होते हैं, यानी कि ऑल्टर, या जिसको हम वेदी कहते हैं ना, यज्ञ की जैसे वेदी हुआ करती थी उसको बोलते हैं, मैरिज की जो ऑल्टर होती है ना, तो वो कहते हैं कि ट्रू लव स्टोरी तो वहाँ से शुरू होती है। ओके, when there lies before the married pair a most beautiful contest of wisdom and generosity and a lifelong struggle towards an unattainable ideal. Now he's saying that the true love story begins at the marriage altar. Okay, because after marriage begins a contest of wisdom and generosity between the married couple. क्योंकि ये मैरिज के बाद शुरू होता है एक ऐसा कॉन्टेस्ट, यानी प्रतिस्पर्धा, किस चीज़ की, विजडम और जनरसिटी। जनरसिटी मीन्स उदारता, विजडम यानी बुद्धिमान होना, यानी कि आप सेंसिबल होना चाहिए, आप बेतुकी बातें नहीं कर सकते किसी रिलेशनशिप में, उसको चलाने के लिए आपको बुद्धिमान होना और थोड़ा उदार होना, यानी कि आपको माफ़ करना भी आना चाहिए, राइट। तो वो कह रहे हैं कि विजडम और जनरसिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है किसके बाद, मैरिज के बाद। विजडम एंड जनरसिटी आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए मैरिड कपल टू मेंटेन अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, ताकि उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहे। ओके, एंड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल टूवर्ड्स एन अनअटेनेबल आइडियल। ओके, बट स्टिल दे कैन नॉट बिकम एन आइडियल कपल, अगर वो ऐसा करते भी हैं तो भी वो एक आइडियल कपल कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? टू बिकम आइडियल इन दिस फील्ड इज़ लाइक टू गेन एन अनअटेनेबल गोल, कि इसमें आप आदर्श कहलाओ, ऐसा तो उसी तरह हो गया जैसे कि किसी अनअटेनेबल गोल को पाना, और यहाँ ये चीज़ और मुश्किल है। क्यों? इट इज़ अनअटेनेबल बिकॉज टू डिफरेंट पीपल आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेम गोल, राइट। दो अलग अलग तरह के लोग एक ही गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो कि और अधिक मुश्किल होने वाला होता है, क्योंकि that is why it becomes more difficult. It requires a lot of compatibility and understanding between them to achieve that perfection in their relationship, right? जब वो किसी गोल की तरफ, अपने परफेक्ट कपल कहलाने की गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी चाहिए, यानी कि आप में आपसी समझ कितनी है, एंड उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए आपको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है। इसलिए वो उसको अनअटेनेबल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो पीपल इन्वॉल्व है। ओके, अनअटेनेबल, श्योरली अनअटेनेबल फॉर द वेरी फैक्ट दैट दे आर टू इंस्टीड ऑफ वन, क्योंकि ये दो लोग हैं जो कि उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो उसको कह रहे हैं कि ये श्योरली अनअटेनेबल गोल है। ओके, now he says that of making books there is no end, complained the preacher, and did not perceive how highly he was praising letters as an occupation. Next the author tells us that once a preacher, who is a preacher होता है जो रिलीजियस उपदेश जो देते हैं ना, धार्मिक उपदेश देने वाले को प्रीचर बोलते हैं। ओके, ही सेज दैट वंस अ प्रीचर कंप्लेन्ड दैट ऑफ मेकिंग बुक्स देयर इज़ नो एंड, कि बुक्स को लिखने की तो कोई सीमा ही नहीं है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। Now author is saying that he did not perceive, उसने तो यह अंडरस्टैंड ही नहीं किया that how highly he was praising letters as an occupation. He says that while he was complaining, he could not understand that how highly he was praising literature and learning as an occupation. कि जब वो प्रीचर इस बात के बारे में कंप्लेन कर रहा था कि बुक्स को तो लिखने की कोई अंत ही नहीं है, तो उसको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो एक तरीके से लिटरेचर को और लर्निंग प्रोसेस जो है उसको वो कितने अच्छे ऑक्यूपेशन के रूप में उसकी प्रशंसा कर रहा है, ऐसा तो उस प्रीचर को रियलाइज़ ही नहीं हुआ। क्योंकि ये तो बहुत ही एक तारीफ़ वाली बात है कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बुक्स लिखने की कोई सीमा ही नहीं हो सकती। देयर इज़
no and indeed to making books or experiments or to travel or to gathering wealth. अब ऑथर हमें कुछ और चीज़ें ऐसी बता रही हैं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई एंड ही नहीं है. कौन कौन सी चीज़ें हैं? मेकिंग यानी राइटिंग बुक्स, और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और टू ट्रैवल, और टू गैदरिंग वेल्थ, या फिर धन कमाने की कोई सीमा नहीं हो सकती. ऑथर सेज दैट देयर इज नो एंड टू मेकिंग राइटिंग बुक्स और एक्सपेरिमेंट्स और टू ट्रैवल और टू गैदरिंग वेल्थ. ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं जिनका कोई एंड नहीं है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. प्रॉब्लम गिव्स राइज टू प्रॉब्लम. समस्या ही समस्या को पैदा करती है, राइट? प्रॉब्लम गिव्स राइज टू प्रॉब्लम. We may study forever and we are never as learned as we would. You, in the same way, that process of studying is also never ending. We can study forever and still we can never be completely learned. हम चाहे पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहें बट ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और ना ही हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, राइट? ऐसा कभी नहीं हो सकता. We have never made a statue worthy of our dreams. He says that we can never make a perfect statue. कभी भी आप एक मूर्त को भी एक परफेक्शन के साथ कभी नहीं बना पाएंगे, उसमें कोई ना कोई कमी रहती ही है. And where we have discovered a continent or crossed a chain of mountains, it is only to find another ocean or another plain upon the farther side. He says that इफ़ वी हैव डिस्कवर्ड अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, अगर हम मान लीजिए किसी महाद्वीप को हमने डिस्कवर कर भी लिया, और वी हैव क्रॉस्ड अ चेन ऑफ माउंटेन्स, या फिर हम किसी पर्वतों की श्रृंखला को भी पार कर जाएं, ठीक है, तो हमें शायद लगेगा कि हमने बहुत बड़ा ही गोल अचीव कर लिया है, बट ऐसा नहीं है. बिकॉज यू विल फाइंड अनदर ओशियन एंड अनदर प्लेन इन फ्रंट ऑफ यू. कि जब आप एक चीज़ अटेन कर लोगे उसके बाद आपको अपने सामने एक दूसरा गोल दिखाई देने लगता है, राइट? अगर आपने एक ओशन को भी पार कर लिया तो आपको दूसरा ओशन नज़र आने लगेगा उसके सामने ही. तो ये भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये भी कभी ना ख़त्म होने वाली एक श्रृंखला है, ठीक है? In the infinite universe, there is room for our swiftest diligence and to spare. He says that this universe is इन्फिनाइट यानी कि अनंत है. दिस यूनिवर्स इज बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है. एंड वेयर यू कैन वर्क विद द स्विफ्टेस्ट डिलीजेंस, यानी कि डिलीजेंस होता है लगन को कहते हैं, ठीक है? स्विफ्ट यानी तीव्र, यानी आप कितनी भी लगन से यहाँ पर अगर काम भी कर लें और तेज़ी से और लगन के साथ आप अपना काम भी कर लें, फिर भी कुछ ना कुछ स्पेयर रह ही जाता है. स्पेयर यानी बचा रहना, उसके बाद भी कुछ ना कुछ स्पेयर रह ही जाएगा. स्टिल यू कैन नॉट अचीव द होल. आप फिर भी पूरा सब कुछ नहीं पा सकते क्योंकि ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? It is not like the works of Carlyle which can be read to an end. It is not like the works of Carlyle that you can finish reading. ये कोई कार्लिल के वर्क्स को पढ़ने जैसा नहीं है जिसको आपने एक बार पढ़ लिया और ख़त्म कर दिया, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही वाइड है, ठीक है? उसका कोई अंत नहीं है, बाउंड्री लेस है वो. He says that even in a corner of it, in a private park or in the neighborhood of a single hamlet, the weather and the seasons keep so deftly changing that although we walk there for a lifetime, there will be always something new to startle and to delight us. He says that even in a corner of this huge universe, इस पूरे ब्रह्मांड के किसी एक कोने में, इन अ प्राइवेट पार्क और इन अ नेबरहुड ऑफ अ सिंगल हैमलेट, कि किसी कोने में किसी प्राइवेट पार्क में, और या फिर आप किसी हैमलेट होता है छोटे विलेज को कहते हैं हैमलेट, छोटा गांव जो होता है ना उसको हैमलेट बोलते हैं, ठीक है? इसमें वो कह रहे हैं कि किसी हैमलेट के किसी नेबरहुड में भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी हर थोड़ी थोड़ी देर में वेदर और सीजन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. दैट मीन्स इतने छोटे छोटे हिस्सों में भी यूनिवर्स के इतने ज़्यादा चेंजेस रैपिडली हो रहे होते हैं. वो कहते हैं कि इफ़ वी वॉक देयर फॉर अ लाइफ टाइम, कि अगर हम अपनी उम्र भर भी चलते रहें, बट देयर विल स्टिल बी समथिंग न्यू टू सरप्राइज अस. अगर हम हमेशा के लिए भी चलते रहें तो भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया हमें देखने को ज़रूर मिलेगा जो कि हमें स्टार्टल यानी अचंभित कर देगा और
डिलाइट और जो हमें खुशी देने वाला होगा। यानी कि बहुत सारे सरप्राइजेज इस यूनिवर्स के कॉर्नर्स में छिपे रहते हैं और उसको आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही अनएंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। देयर इज ओनली वन विश, वन, ओके, spelling mistake, ONE1, there is only one wish realizable on the earth. The author is saying that there is only one wish that is realizable. That means realizable means able to be achieved, यानी कि जिसको आप पा सकते हो. Only one thing that can be perfectly attained, death. He says that there is only one thing that कैन बी परफेक्टली अटेंड. ये कह रहे हैं कि एक चीज़ ऐसी ज़रूर है, आपकी एक विश ऐसी ज़रूर है जिसको आप, जो कि पाने लायक है और उसको आप बहुत परफेक्ट तरीके से पा भी सकते हो. और वो कौन सी चीज़ है? डेथ. ओके, क्योंकि उसके आगे कुछ भी करने को नहीं रहता है, वो फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है. And from a variety of circumstances, we have no one to tell us whether it be worth attaining. He says that, but in this case, in the case of death, we do not have anyone to tell us whether this was worth attaining. कि इस केस में एक गड़बड़ क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो हमें ये बता सके कि ये गोल पाने लायक था भी या नहीं, whether it was worth attaining or not, right? कि डेथ है ऐसा गोल जिसको आप परफेक्टली अटेंड तो कर लोगे, बट आज तक हमें ऐसा कोई मिला नहीं है जो हमें ये बता दे कि ये पाने लायक था भी या नहीं, जिसके लिए हम जब हम उसको पा चुके हैं तो वो चीज़ अच्छी थी या नहीं, ये बताने वाला अभी कोई ज़िंदा नहीं है, राइट. और डेथ के बाद ऑब्वियसली वो बता नहीं सकता है. A strange picture we make on our way to chimeras, ceaselessly marching, grudging ourselves the time for rest, and indefatigably adventurous pioneers. He says that in our journey to reach our chimeras is you can say some extravagant fancies you have, like कुछ ऐसी इच्छाएं जो कि बहुत extravagant है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो हमारी होती हैं ना, फैंसीज या कल्पनाएं, इच्छाएं, उनको बोलते हैं, ठीक है. ही सेज दैट इन अवर जर्नी टू रीच अवर दैट एक्स्ट्रावेगेंट फैंसीज वी मेक अ स्ट्रेंज पिक्चर. कि जो प्रोसेस होता है ना उन इच्छाओं को, जो कि बहुत ही विचित्र तरह की इच्छाएं होती हैं या अनअटेनेबल होती है, उसको पाने की जो जर्नी हमारी होती है वो बहुत ही विचित्र ढंग की होती है हमारी. लाइक कैसे होती है? बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली वॉकिंग टूवर्ड्स इट, ceaselessly marching. Ceaselessly means continuously, constantly. Marching means walking. We are constantly marching towards it and grudging ourselves the time for rest. Grudging, that means we are unwilling to give ourselves the time for rest. और हम अपने आप को इस प्रोसेस में रेस्ट ही नहीं देना चाह रहे हैं, राइट. ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है कुछ अपनी ऐसी इच्छाओं को पाने का, इस प्रोसेस में हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि हम अपने आप को रेस्ट ही नहीं देना चाह रहे हैं. इनडेफिटेबल, यानी कि ये जो हमारी वॉक है, वी वॉक टायरलेसली, हम बिना थके चले जा रहे हैं. एंड in this process we have become adventurous pioneers. That means we have become an adventurous explorer. हम ऐसा लग रहा है कि जैसे बस एडवेंचर की इच्छाओं में हम बस बढ़ते ही जा रहे हैं बिना थके बिना रुके, ceaselessly marching. ओके, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है इस दुनिया का कि हम बिना सोचे समझे बस चले जा रहे हैं, राइट. It is true that we shall never reach the goal. Now, author is saying that it is true that we shall never reach the goal. ये सच है कि हम गोल तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे जिसकी तरफ हम चले जा रहे हैं, okay? And it is even more than probable that there is no such place. And he says that there is a huge possibility that there is no such place towards which we are marching constantly. He is trying to say कि अगर सोचो कि पहली बात तो ये कि आप गोल को पा ही नहीं सकते, और दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जिस तरफ आप बढ़ रहे हो सकता है वो प्लेस हो ही ना, राइट, कि वो प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता.
no such place. And if we lived for centuries and were endowed with the powers of God, we should find ourselves not much nearer what we wanted to the end. एंड इवन इफ वी लिव फॉर सेंचुरीज, कि अगर हम बहुत सेंचुरीज तक भी जिंदा रह गए एंड वी वर ब्लेस्ड विद द पावर्स ऑफ गॉड, और हमारे पास कुछ हेवनली पावर्स भी आ जाएं, स्टिल वी कैन नॉट रीच अवर गोल. ही सेज दैट वी कैन नेवर रीच इवन नियर टू दैट आवर गोल, कि हम तो अपने उस गोल के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाएंगे, फिर चाहे हमारे पास सेंचुरीज़ की एज क्यों ना मिल जाए और फिर किसी गॉड का सुपर पावर भी हमें क्यों ना मिल जाए, तो भी हम उसको नहीं पा सकेंगे. ठीक है. ओ टॉयलिंग हैंड्स ऑफ मोर्टल्स. टॉयलिंग मीन्स लेबरिंग, यानी कि मेहनत करने वाले. हैंड्स ऑफ मोर्टल्स. मोर्टल मीन्स समथिंग दैट इज सब्जेक्टेड टू डेथ, यानी कि नश्वर चीज़ें होती हैं ना, उसको मोर्टल बोलते हैं, जैसे कि इंसान. ठीक है. सो ही सेज दैट ओ टॉयलिंग हैंड्स ऑफ मोर्टल्स, राइट. ओ अनवेरिड फीट traveling ye know not whither. He says that oh unwearied feet. Unwearied means ना थकने वाले कदम. ठीक है. You are traveling without even knowing where you are going. You understand that? वो कह रहे हैं कि you are traveling constantly. सिर्फ आप ट्रैवल कर रहे हो और तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है. राइट. Soon it seems to you you must come forth on some conspicuous hilltop, and but a little way further he says that you will soon realize, बहुत जल्द आपको रियलाइज हो जाएगा, that when you come forth on a conspicuous होता है that you can see clearly visible, कि एक अच्छे से दिखाई देने वाले हिल टॉप पर आप पहुंचते हो. ठीक है. बट वहाँ पहुँचने के बाद आपको दूर कहीं एक और हिल टॉप दिखाई देने लगता है. ओके. तो ये प्रोसेस कभी एंड हो ही नहीं सकता. अगर आप कैसे भी करके एक पहाड़ पर चढ़ भी गए और आपको लगा कि हम बस हमारा काम ख़त्म हो गया है, बट उस पर चढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके पीछे भी और कुछ है. राइट. सो ही इज सेइंग दैट दिस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एंड you will realize that against the setting sun you can catch the sight of another El Dorado. Against the setting sun, descry the spires of El Dorado. Little do you know your own blessedness, for to travel hopefully is a better thing than to arrive, and the true success is to labor. बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है ये. ऑथर हमें क्या कह रहे हैं कि जब हम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किसी भी हिल टॉप पे पहुंचने के बाद जो कि आपको क्लियरली विजिबल था, आपको लगा कि एंड है. ठीक है. अब वहाँ पहुँची, बट सून यू विल रियलाइज दैट अगेंस्ट द सेटिंग सन यू कैन कैच द साइट ऑफ अनदर एल डोराडो. आपको फिर से कोई एक मंजिल दिखाई दे जाएगी जहाँ पर आपको जाने की फिर से इच्छाएं जागने लगेगी. ओके. सो ही सेइंग दैट यू डोंट नो अबाउट योर ट्रू ब्लेसिडनेस, कि वो कह रहे हैं कि मॉर्टल्स को ना अपनी जो ट्रू ब्लेसिडनेस है, यानी कि वो जो चीज़ उनके पास है उसको वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं. जो ब्लेसिंग उनको मिली है, कौन सी ब्लेसिंग है? बिकॉज ट्रैवलिंग होपफुली इज़ अ बेटर थिंग. वो कहते हैं जब भी हम किसी चीज़ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद रहती है. राइट. होप रहती है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है. फिर जब हम उस चीज़ पर पहुंच जाते हैं तो सब कुछ ख़त्म होने लगता है, क्योंकि पहली बात तो ये एंड होने वाला नहीं है. जैसे कोई एक चीज़ पूरी होती है, दूसरी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है. राइट. और दूसरा, वो जो ट्रैवलिंग वाला होपफुली जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ होती है बजाय इसके कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए. यानी कि वो ट्रैवलिंग ख़त्म होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. ओके. बिकॉज ट्रैवलिंग होपफुली इज़ बेटर थिंग दैन टू अराइव समवेयर, एंड ट्रू सक्सेस इज़ टू लेबर. और जो सही में जो सफलता होती है ना, वो मेहनत करने में ही होती है. गोल पा लेने के बाद बहुत मोमेंटरी हैप्पीनेस आपको होती है कि थोड़ी देर की खुशी है, ठीक है. बट जो हैप्पीनेस आपको उस सक्सेस को गेन करने के वक्त आपने जो प्रयास किया है, आपने जो लेबर किया है, आपकी ट्रू हैप्पीनेस उसी में होती है. ओके. So here ends the essay. Thank you.